सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक, जो की बात करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दैट इज अपना सेक्शन नंबर 73, और इसी के साथ साथ अपन देखेंगे सेक्शन नंबर 74 और सेक्शन नंबर 75, और उसके बाद जाके हम इस वीडियो को, हमारे आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो ये बनता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज का पार्ट नंबर 32, और इसके बाद आएगा फाइनल लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 33, और फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सेकंड लास्ट पार्ट और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है हमारा, टॉपिक है अपना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 73। अभी तक अपन ने पढ़ते हुए आया था कि पार्टीज अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, तो उसके बाद जिस पार्टी ने अपनी जो ऑब्लिगेशन ली है, जो उन्होंने डिसाइड किया है कि ये ड्यूटी मैं करूंगा, ये ड्यूटी मैं करूंगा, उन दोनों को वो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अगर कोई भी एक पार्टी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती है, तब अपन बोलते हैं कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ब्रीच कर दिया मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। ये अपन ने प्रीवियस वाले पार्ट में देखा था कि ब्रीच करना मतलब क्या होता है। अब अपन इस लेक्चर में ये देखेंगे कि अब एक पार्टी तो ब्रीच कर दिया, अब एक पार्टी के ब्रीच करने से दूसरे वाले को लॉस होगा, कंफर्म सी बात है, दूसरी पार्टी को क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो अब दूसरे पार्टी के पास क्या सारे राइट्स बचते हैं, यानी वो क्या एक्शन ले सकता है, क्या काम अगर वो कर सकता है कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी ब्रीच कर देती है, तोड़ देती है, तो उसके पास क्या सारे स्टेप्स बचते हैं कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में ले सकता है। ठीक है, यानी जिस पार्टी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको तोड़ दिया, फुलफिल नहीं किया, एग्रीमेंट में जो भी काम लिखे हुए थे, ड्यूटीज लिखी हुई थी, तो अब जिस पार्टी को लॉस सफर हो रहा है, जो पार्टी लॉस कर रहा है, वो पार्टी अब क्या काम कर सकती है। तो यही अपन देखेंगे तीन हमारे सेक्शन में। पहला आता है अपना सेक्शन नंबर 73। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक अगर किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया तो उसको क्या सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर अपना सब टॉपिक है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, दूसरे को क्या हुआ, लॉस या कुछ ना कुछ डैमेज हुआ। अब क्योंकि ये लॉस या डैमेज हुआ था कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से, तो सिंपल सी बात है भैया, जिस पार्टी ने लॉस सफर किया है, वो सामने वाली पार्टी से उस लॉस का क्या मांगेगी, कंपनसेशन मांगेगी कि भैया क्योंकि आपने एग्रीमेंट में अपने पार्ट का काम नहीं किया, उसके कारण मुझे जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन आपको मुझे पे करना पड़ेगा, उसका कंपनसेशन आपको मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अब काफी रीसेंट एग्जांपल है क्योंकि मैं कल ही तारक मेहता देख रहा था और वहां से ये एग्जांपल निकल के आया। तो एक एपिसोड है जहां पे सुंदरलाल क्या करता है, एक एपिसोड है जहां पे सुंदरलाल कुछ चनिया चोली के बॉक्सेस जो है जेठालाल के घर में डिलीवर करवा देता है। सुंदरलाल जेठालाल के घर में चनिया चोली के बॉक्सेस डिलीवर करवा देता है, और जेठालाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको प्रॉपर टाइमली जो है डॉक स्टेशन पे उन बॉक्सेस को डिलीवर कर दे, ताकि वो जो चनिया चोली के बॉक्सेस हैं वो आपके अफ्रीका पहुंच जाए। क्लियर बात है, इतना यहाँ पे बात। अब हालांकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट हम ऐसे समझ लेते हैं कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जेठालाल को क्या करना है, टाइमली जो है बॉक्सेस को डिलीवर करने हैं टू द डॉकयार्ड। ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो उससे जो भी लॉस होगा, उससे अब लॉस किसको होगा, लॉस होगा सुंदरलाल को, क्योंकि उसका सामान अल्टीमेटली अफ्रीका नहीं पहुंचा, और अफ्रीका की पार्टी से जो पेमेंट आनी थी वो अब सुंदरलाल को नहीं मिलेगी। तो अब उस एपिसोड में क्या होता है, हमने सबको पता है कि भैया उस एपिसोड में जेठालाल जो है टाइमली बॉक्स की डिलीवरी नहीं कर पाता। 11 बजे डिलीवरी करनी होती है, 11 बजे तक, और जेठालाल पहुंचता है 12 बजे, जिसके कारण क्या होता है, शिप जो है अफ्रीका जाने के लिए निकल जाती है और बॉक्सेस आर विद द जेठालाल अनडिलीवर्ड। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर। फिर जेठालाल जो है सुंदरलाल को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि भैया मैं आपके बॉक्सेस को डिलीवर नहीं कर पाया। तो सुंदरलाल बोलता है कि भैया जीजा जी आपने तो मेरा नुकसान करवा दिया, ये बॉक्सेस मुझे नवरात्रि के लिए अफ्रीका भेजना था, अब क्योंकि ये बॉक्सेस डिलीवर नहीं हुए हैं और नवरात्रि तक डिलीवर नहीं हो पाएंगे अफ्रीका में, तो सामने वाली पार्टी से मुझे जो पेमेंट आना था वो मुझे नहीं मिलेगा, प्लस जो मैंने चनिया चोली खरीदे हैं उसका तो मेरा पैसा फंस गया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ये जो मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी आपको भरपाई करनी है, उसकी आपको क्या करनी है, भरपाई करनी है। और जेठालाल को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। 8 लाख के वो टोटल कॉस्टिंग होती है चनिया चोली की, जिसको जेठालाल अपने अंडर में रखता है। फिर वो चनिया चोली को आगे बेचता है और फिर उससे जो पैसा मिलता है वो सुंदरलाल को रिटर्न करता है। यानी जो सुंदरलाल को डैमेजेस हुए थे किसकी वजह से, जेठालाल की वजह से। क्यों, क्योंकि वो टाइमली डिलीवरी ऑफ द बॉक्सेस नहीं कर पाया था, इसीलिए सुंदरलाल क्या करेगा, जेठालाल से जो सुंदरलाल को लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन क्लेम करेगा। क्लियर बात है, हाँ जी सर। अब आगे उसी फोन कॉल के दौरान एक बातचीत और होती है। क्या होती है, सुंदरलाल बोलता है कि भैया ये जो मेरे बॉक्सेस है ये तो अनडिलीवर्ड हुए, इसका तो मुझे लॉस हो गई, क्योंकि मैंने अब जो इसको खरीदा है इसमें कहीं ना कहीं मेरे पैसे फंसे हुए हैं, तो उसका मुझे लॉस हुआ। प्लस ये क्योंकि टॉप क्वालिटी के सामान थे, तो आगे चल के भी मेरे को कुछ ना कुछ ऑर्डर उस पार्टी से, अफ्रीका वाली पार्टी से जरूर मिलता, तो वो चीज भी मुझे नहीं मिलेगी, तो उसका भी आप कंपनसेशन मुझे दोगे। तो जेठालाल बोलता है कि भैया तुम्हारा जो अभी करंट में जितना नुकसान हो रहा है सिर्फ उतना ही मैं पे करूंगा, तुमको आगे ऑर्डर मिलता नहीं मिलता ये कंफर्म थोड़ी है भाई, हो सकता है नहीं भी मिलता, तो उसके लिए आई एम नॉट लाइबल। यानी क्या,
जो आगे चल के सुंदरलाल को जो लॉस होने वाला था, अभी अभी तक के लिए वो लॉस कैसा है, वो लॉस तो हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है, एक उम्मीद थी लॉस हो सकता था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक इनडायरेक्ट लॉस बोलेंगे। ठीक है, जो सुंदरलाल क्लेम कर रहा है कि मुझे हुआ है क्योंकि आपने मेरा सामान जो है डिलीवर नहीं किया। क्या जेठालाल ने उसके लिए सुंदरलाल को कोई पेमेंट की ना? तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर किसी पार्टी को कोई डायरेक्ट लॉस हो रहा है ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के लिए ही वो सामने वाली पार्टी को सू कर सकता है या अपने कंपनसेशन जो भी लॉस हुआ है उसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, बट कोई भी आगे चल के उसको कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता, उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये पूरी स्टोरी थी। मैंने कल ही एपिसोड देखा तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसी का ही एग्जांपल दिया जाए। क्लियर बात है? तो क्या है सेक्शन अपना 73, कंपनसेशन फॉर लॉस या डैमेजेस कॉज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सामान डिलीवरी करने का कॉन्ट्रैक्ट था बट क्योंकि टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया, तो सुंदरलाल को जो नुकसान हुआ वो अब उस अपने जेठालाल से वसूल करेगा, एंड जेठालाल हैज टू पे फॉर इट। बट हाँ, आगे जाके उसको कोई ऑर्डर मिलता नहीं मिलता, उसका जो उसको लॉस हुआ उसके लिए जेठालाल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी इनडायरेक्ट लॉस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट डायरेक्ट लॉस के लिए आप क्या हो, 100% रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखो टेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, टाइमली डिलीवर कर देना ऑफ द बॉक्सेस, क्या हो पाया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ ब्रोकन। The party who suffers such breach is entitled to receive a compensation for any loss or damages caused to him। ठीक है, अब पार्टी जिसने सफर किया है ड्यू टू ब्रीच, दैट इज सुंदरलाल, वो एंटाइटल है, ठीक है, यानी उसके पास हक है टू रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस या डैमेज, जो भी उसको लॉस या डैमेज हुआ है, कॉज विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, और विच पार्टी न्यू when they made the contract to be likely to result from the breach of it। या तो वो लॉस है नेचुरली हो गया, गलती से हो गया, या वो ऐसा लॉस है जो पार्टी की गलती से, और पार्टी को पता था कि भाई अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, अगर हम ब्रीच करेंगे तो ये लॉस अगली पार्टी को होगा। ठीक है, फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या है, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उससे वो कंपनसेशन ले सकता है, चाहे लॉस नेचुरली हुआ हो या पार्टी की गलती की वजह से हुआ हो। अब अगर उस एपिसोड को अपन देखें तो उसमें जेठालाल जानबूझ के लेट नहीं निकलता, बल्कि वो तमाम सारी चीजें करता है, सोसाइटी वालों को बुला लेता है कि भैया फटाफट बॉक्सेस को अरेंज करो, बॉक्सेस को गाड़ी टेम्पू में चढ़ाओ, जो बाघा लेके आया होता है, सारी चीजें करता है। बट अगेन ट्रैफिक का इशू हो जाता है, फिर अगेन पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि सिग्नल ब्रेक होता है, तो काफी सारी ऐसी नेचुरल चीजें हो जाती हैं जिसके कारण सामान डिलीवर नहीं होता। कंक्लूजन क्या है, सामान डिलीवर नहीं हुआ, सुंदरलाल को लॉस हुआ, अब आपको क्या करना है, लॉस का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। अब अगर जेठालाल जानबूझ के भी लेट करता तो भी उसको देना पड़ता, नेचुरली गलती से ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल हो गया, लेट हो गया, गलती आपकी, आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। आगे लिखा है, कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर अ रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन बाय अ रीजन ऑफ अ ब्रीच। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुंदरलाल ये भी क्लेम कर रहा था कि आगे जाके मुझे और करोड़ों के ऑर्डर मिलने वाले थे, उसका भी मुझे नुकसान हो गया, उसका भी आप कंपनसेशन दो, तो जेठालाल इज नॉट लायबल फॉर एनी इनडायरेक्ट लॉस। हाँ, जो सामने सामने उसको लॉस दिख रहा है उसके लिए वो कंपनसेशन देने को रेडी है और उसको देना पड़ेगा, बाय लॉ देना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट अपना सब टॉपिक लिखा है, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अपने को कुछ टास्क करने थे, टास्क के साथ कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी अटैच होके आ जाती है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज। ऑब्लिगेशन यानी क्या, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होती है, कुछ ऐसी ड्यूटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बनती है। अगर हम फेल कर जाते हैं, अगर कोई भी पार्टी फेल कर जाती है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो क्या होता है, तो भी उसको क्या है, कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में होगा मेन टास्क, उसके साथ कुछ डिफरेंट आपकी ड्यूटीज होगी, अगर आप ड्यूटीज भी फॉलो नहीं करते हो और उससे अगली पार्टी को नुकसान होता है तो उसका भी कंपनसेशन पार्टी आपसे मांग सकती है। यानी इन शॉर्ट, अगर किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान होगा, चाहे आपकी गलती की वजह से या नेचुरली, you have to pay that party, ठीक है, for the loss and damages so cost। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। क्या लिखा है, when an obligation resembling those created by a contract, कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है, has been incurred and not been discharged, जो आपको करना था बट आपने नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं हुआ, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as it is such person had contracted to discharge it and had broken his contract। क्या बोल रहे हैं, जिस भी पार्टी को लॉस होगा तो वो सामने वाली पार्टी से जिसको काम करना था, जो उसने नहीं किया, उससे वो लॉस का कंपनसेशन मांग सकता है। आगे बोल रहे हैं, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द मींस व्हिच existed of remedying the inconvenience caused by the non performance of the contract must be taken into the account। क्या बोल रहा है, अब सामने वाली पार्टी को कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हुआ ब्रीच से, इसको आपको प्रॉपर्ली मेजर करना है, इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली मेजर करना है कि सामने वाले को एक्चुअल में कितना इनकन्वीनियंस हुआ, कितना उसको डैमेज हुआ सामने एक पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस से, वो आपको प्रॉपर्ली मेजर करना है, उसको आपको अकाउंट में लेना है और फिर कंपनसेशन पे करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है क्या है,
Vikram hires Veda ship to go to Mumbai and there take on board on 1st of January. A cargo which Vikram is provide and to bring it to Kochi in the freight had to be paid when earned. Veda ship does not go to Mumbai, but Vikram has opportunity of procuring suitable conveyance for the cargo upon the term as advantageous as those on which he had charactered the ship. Vikram avails himself those opportunity, but it put to the trouble of the expenses in doing so. Vikram is entitled to receive a compensation from Veda in respect of such trouble and expenses. क्या बोल रहा है? दो पार्टी है, एक विक्रम है, एक वेदा है. विक्रम की शिप को भैया जाना है मुंबई में, वहां पे उसको कुछ सामान लेना है, ठीक है, जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको कोचीन में, ठीक है, और कोचीन में उसको जाके डिलीवर करना है, ठीक है. मुंबई से शिप जानी है कोचीन और वहां पे सामान उतरेगा और जैसे ही सामान उतरेगा तो क्या होगा, विक्रम को जो है पेमेंट मिल जाएगा. इस काम के लिए वो वेदा को हायर करता है कि वेदा अपनी शिप लेके आएगा, बट वेदा मुंबई में अपनी शिप लेके नहीं आता, जिसके कारण विक्रम का सामान वेदा की शिप में नहीं चढ़ पाता. बट मार्केट में और भी सारी शिप थी. अब विक्रम खोजता है, ढूंढता है, परेशान होता है, ठीक है. उसने कोई एक शिप मिल जाती है, क्योंकि उसको सामान अर्जेंटली पहुंचाना था, वो दूसरे की शिप में अपना सामान भेज देता है. अब इस दौरान जो विक्रम को तकलीफ हुई, किसके कारण? वेदा के कारण, क्योंकि वेदा टाइम से अपनी शिप को मुंबई में नहीं लेके आया. अगर वो ले आता तो विक्रम को बाकी शिप वालों के पास भटकना नहीं पड़ता, बार्गेन नहीं करना पड़ता, प्रॉपर सारी चीजें चेक नहीं करना पड़ता, एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता. अब ये जो तकलीफ, ये जो ट्रबल विक्रम को हुआ है ड्यू टू वेदास एक्ट, इसके लिए विक्रम वेदा को लाइबल ठहरा के उसको अपने इस ट्रबल का कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. क्लियर बात है एकदम. ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 इज अनिल द पवनर ऑफ द बोट कॉन्ट्रैक्ट्स विद सुनील टू टेक द कार्गो ऑफ जूट टू मिर्जापुर. ठीक है, अनिल जो भैया एक बोट का मालिक है, सुनील से डील करता है कि भैया कार्गो को मिर्जापुर ले जाना फॉर द सेल एट दैट प्लेस स्टार्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक डे. ठीक है, मिर्जापुर में सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक डे में. The boat owing to some avoidable causes does not started at the time appointed, whereby the arrival of the cargo at Mirzapur is delayed beyond the time when it would have been arrived. If the boat had sailed according to the contract after that date and before the arrival of the cargo, the price of jute falls. The measure of the compensation payable to Sunil by Anil is the difference between the price which Sunil would have obtained from the cargo at Mirzapur at the time when it would have been arrived if forwarded in due course and its market price at the time when it has actually arrived. अनिल और सुनील के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. अनिल और सुनील के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया क्या है यहाँ पे? पाउंडर ऑफ द बोट कॉन्ट्रैक्ट सुनील टू टेक कार्गो ऑफ जूट. ठीक है, सुनील का सामान ले जाना था, अनिल को मिर्जापुर में डिलीवर करना था. सामान क्या था? जूट बैग थे. ठीक है, जूट था उसमें. अब क्या होता है? अनिल डिले हो जाता है, शिप टाइमली जो डेट स्पेसिफाई की गई थी उस डेट को मिर्जापुर नहीं पहुंचती, बल्कि उसके आगे वाले डेट में मिर्जापुर पहुंचती है. अब मान लो जूट के प्राइस जिस डेट को शिप पहुंच जानी चाहिए थी चल रहा था 1000 रुपए. कितना चल रहा था? 1000 रुपए. अब क्योंकि शिप थोड़े टाइम बाद पहुंची, मार्केट में रेट गिर गया. अब जूट का रेट हो गया है 700 रुपीज. जूट का रेट क्या हो गया है? 700 रुपीज. अब ये जो 300 रुपए का लॉस जो हो रहा है वो पार्टी रिकवर कर सकती है. 300 रुपए का लॉस जो सुनील को हो रहा है वो अनिल से रिकवर कर सकती है. 300 रुपए का लॉस जो सुनील को हो रहा है वो उसको अनिल से रिकवर कर सकती है. क्लियर बात है, क्योंकि अनिल की गलती थी, वो टाइमली अपने शिप को नहीं पहुंचा पाया. क्लियर बात है एकदम. हाँ जी सर. तो ये था आपका सेक्शन नंबर 73. अब आते हैं सेक्शन नंबर 74 पे, दैट इज कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन नंबर 74 क्या बोल रहा है? जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि भैया अगर कोई पार्टी अपना ब्रीच करेगी तो इतना फाइन उसको देना पड़ेगा. अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इतना कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा. इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. अभी तक ऊपर क्या हो रहा था? सेक्शन नंबर 73 में कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी डिफाइन नहीं थी, तो अपन क्या देख रहे हैं कि भैया जितना पार्टी को लॉस हुआ उतना वो कंपनसेशन एज अ डैमेज क्लेम करेगा. ठीक है, और उसको वो मिल जाएगा. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेक्शन 74 में? अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मान लो अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी को उसको एज अ फाइन 50,000 रुपीज देना पड़ेगा, और एक पार्टी ब्रीच कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट का तो इररिस्पेक्टिव जिस भी पार्टी को कितना भी लॉस हुआ है अगले को 50,000 रुपए देना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सेक्शन नंबर 74 इन ब्रीफ. ठीक है, क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि अगर ब्रीच होगा तो पार्टी जिसको लॉस सफर हुआ उसको 50,000 रुपए मिलेंगे. अब मान लो एक्चुअल में उस पार्टी को 10,000 का ही लॉस हुआ है, बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इट वॉज मेंशन कि 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, तो आपको 50,000 रुपए ही मिलेंगे. सामने वाली पार्टी ये नहीं बोल सकती कि भैया इसको एक्चुअल लॉस तो 10,000 का हुआ है, मैं 50,000 क्यों दूं? अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा है कि अगर लॉस होता है तो आपको इतनी फाइन पेनल्टी देंगे, तो आपको उतनी ही फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी एज इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर बात एकदम. हाँ जी सर. अब आओ इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any stipulation by way of penalty, the party complaining of breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken
broken reasonable compensation not exceeding the amount so or named as the case may be by the penalty stipulated for. A condition for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty. क्या बोल रहा है भाई, एक्चुअल में पार्टी को लॉस हुआ है या नहीं, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव। आपको लॉस हुआ है नहीं हुआ इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सामने वाले पार्टी ने भैया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, आप उसके ऊपर क्लेम ठोक दो। आपको 10,000 का लॉस हुआ है बट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 1,000 का पेनल्टी मिलेगा, 1,000 का कंपनसेशन मिलेगा, सॉरी 1 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, तो आपको कितने का मिलेगा, 1 लाख का आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर बात है एकदम। या अगर मानो ऐसा लिखा है कि भैया लॉस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक रीजनेबल कंपनसेशन आपको तब भी मिलेगा, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। क्लियर बात एकदम। मान लो पार्टी को हो गया 80,000 का लॉस बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भैया 50,000, तो आपको रीजनेबल एक कंपनसेशन मिलेगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उससे ज्यादा आप फिर क्लेम नहीं कर सकते। 50,000 लिखा, आपको लॉस 80,000 का होगा तो भी आपको 50,000 मिलेगा। अब पार्टी अगर सामने वाली चाहे कि चल भैया इसको और एक्स्ट्रा दे देते तो फिर उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उतना आपको मिलेगा, उतना आप भैया लीगली उसके लिए फाइट कर सकते हो फॉर द पेनल्टी। एक्सेप्शन है किसका लिखा हुआ है ना, पर्सन एंटर्स इनटू अ बेल बॉन्ड रिकॉग्नेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट गिव्स एनी बॉन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और एक्ट in which public are interested, he shall liable upon the breach of any condition or any such instrument to pay the whole sum mentioned therein। क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर कोई पर्सन एक बेल बॉन्ड एग्रीमेंट में एंटर करता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे ड्यूटी के लिए जहां पे एक ऐसी पब्लिक ड्यूटी के लिए जहां पे लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो वो भैया लाइबल होगा, अगर ब्रीच करता है तो वो लाइबल होगा सच इंस्ट्रूमेंट के लिए टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरइन, ठीक है, होल ऑफ द सम, जितना का भी भैया आपका बन रहा है उतना आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में अपन ये नहीं देखेंगे कि कितना मेंशन था नहीं था, अगर पब्लिक एट लार्ज का सवाल है, आपने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको आप ब्रीच करते हो तो भैया जितने का एक्चुअल में लॉस हो रहा है उतना आपको देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली देयरबाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन अ पब्लिक, छोड़ो इसको। एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है, कार्तिक कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे प्रतीक 1,000 रुपीज इफ ही फेल्स टू पे प्रतीक 500 ऑन द गिवन डे। क्या बोल रहा है, कार्तिक प्रतीक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर मैं कल तुझे 500 रुपए नहीं दे पाया तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा, ठीक है। कार्तिक कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रतीक से कि अगर मैं तुझे कल 500 रुपए नहीं दे पाया तो मैं उसकी जगह तेरे को 1,000 रुपए दूंगा। अब कार्तिक फेल्स टू पे 500 ऑन दैट डे, अब कल जाके नेक्स्ट डे पे कार्तिक उसको 500 रुपए नहीं दे पाया। अब प्रतीक इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम कार्तिक सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज एज कोर्ट कंसिडर्स इट्स रीजनेबल। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कितना मेंशन हो गया, 1,000 रुपए, अगर अगले दिन वो उसको 500 रुपए नहीं दे पाया तो कितना पेनल्टी देगा, 1,000 रुपए। अब प्रतीक भैया एंटाइटल्ड है टू रिकवर 1,000 रुपए, उससे ज्यादा वो रिकवर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2, ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन विद इन कलकत्ता ही विल पे बी 5,000 रुपीज। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी अगर तुम सर्जन की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अब ए जो है कलकत्ता में ही सर्जन की प्रैक्टिस करता है, बी इज एंटाइटल्ड टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5,000 एज कोर्ट कंसिडर्स इज रीजनेबल। तो बी कितना क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5,000, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 क्या बोल रहा है भाई, सेक्शन नंबर 75, अ पर्सन हु राइटफुली कैंसल्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू compensation for any damages which he has certain through the non fulfillment of a contract। क्या बोल रहा है भैया, कोई भी पार्टी अगर राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो भैया अगली पार्टी जिसको लॉस हो रहा है वो राइटफुली अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। यानी सिंपल जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, क्या बोल रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पे ए है और एक है अपना बी। ए कौन है भैया, तो ए है अपना डांसर, ए कौन है अपना डांसर, बी है भैया क्लब का ओनर, बी है क्या है, क्लब का ओनर। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर संडे सैटरडे ए को आना है और बी के क्लब में अपनी डांस परफॉर्मेंस देना है फॉर कंटिन्यू 3 मंथ्स, ठीक है। यानी 3 महीने तक हर संडे और सैटरडे को ए क्या है आके अपनी डांस परफॉर्मेंस देगा बी के क्लब में। अब मान लो ए जो है एक संडे स्किप कर देता है, बी जो है एक संडे स्किप कर देता है, अपनी डांस परफॉर्मेंस आके नहीं देता है, तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। बी क्या कर सकता है, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। यानी मान लो अगर फर्स्ट मंथ में लास्ट वाले संडे के दिन ए अगर आके डांस परफॉर्मेंस नहीं देता तो बी बोलेगा कि भैया आगे का जो 2 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बचा है भैया उसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने पार्ट का काम नहीं किया है, तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, राइटफुली क्या कर रहा हूँ, रिस्काइंड कर रहा हूँ, यानी कैंसिल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, राइटफुली रिस्काइंड कर रहा हूँ यानी कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुमने अपना काम नहीं किया, तुमने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी। क्लियर बात है एकदम, समझे सर। नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा होगा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पार्ट बनेगा हमारा
नेक्स्ट लेक्चर का आज का जो हमारा टारगेट इतना ही था, सेक्शन 73, 74, 75 ये अपन ने जो है भैया वो कवर कर लिया है। और इसको इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। आगे के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वो आपको लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 33 ऑफ अवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर भैया इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलना। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।